ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए गुजरात में दूसरे दौर के विधानसभा चुनाव पर परिचर्चा, जिसमें भाग ले रहे हैं क्षेत्रीय संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी और अपर्णा देसाई। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं उमेश चतुर्वेदी। अरब सागर के किनारे बसे गुजरात के चुनावी समंदर की लहरें शांत हो चुकी हैं। दूसरे दौर की 93 सीटों के लिए मतदाताओं ने अपना फैसला ईवीएम में दर्ज करा दिया है। अब इंतजार 8 दिसंबर का है, जिस दिन पता चलेगा कि किसके हाथ होगी गांधीनगर की कमान और कौन रहेगा पीछे। गुजरात चुनाव पर चर्चा के लिए बात करेंगे आकाशवाणी संवाददाता अपर्णा देसाई और सुशील चंद्र तिवारी से। अपर्णा जहां अहमदाबाद से चुनावी रंग पर निगाह बनाए हुए हैं, वहीं सुशील चंद्र तिवारी मौजूद हैं आदिवासी बहुल क्षेत्र छोटा उदयपुर में। अपर्णा जी और सुशील जी, आप दोनों का इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं अपर्णा से। अपर्णा, कैसा रहा दूसरे दौर का मतदान? बहुत ही शांतिपूर्ण वातावरण में ये मतदान हुआ पूरा, और राज्य के दूसरे चरण के चुनाव में कुल 93 सीटें थी, जो कि मध्य और उत्तर गुजरात में आते हैं। ऐसे 14 जिले थे जिनमें आज मतदान हुआ। अगर हम 5 बजे तक के आंकड़े देखते हैं तो उसके मुताबिक 59% के आसपास मतदान दर्ज हुआ है, जबकि अभी चुनाव आयोग द्वारा आधिकारिक घोषणा नहीं की है, इसलिए ये आंकड़े जो है वो बढ़ने की पूरी संभावना है। अगर हम देखें तो उत्तरी गुजरात के जो साबरकांठा, बनासकांठा, अरवली जिले हैं, उनमें 65% या 60% से ज्यादा मतदान दर्ज हुआ है। अगर मध्य गुजरात के जिलों की बात करते हैं तो आणंद जिला ऐसा है, आणंद और खेड़ा, जिसमें 60% से ज्यादा मतदान हुआ है। पर अगर अहमदाबाद, गांधीनगर जिलों में बात करते हैं तो मतदान का जो प्रतिशत है वो थोड़ा कम, मतलब 59% के आसपास रहा है। सुशील जी से बात करते हैं। सुशील जी, आप छोटा उदयपुर में हैं। छोटा उदयपुर के बारे में मान्यता है और कि वह आदिवासी बहुल जिला है, और इस बार के चुनाव में माना गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी वोटरों पर सबसे ज्यादा उम्मीद लगा रखी है। क्या लगता है आपको? आप लगातार वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। छोटा उदयपुर की लगभग 90% से ज्यादा यहाँ पर आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, और इस चरण की जितने भी जिले हैं उनमें से ये इकलौता ऐसा जिला है जिसकी 3 सीटें हैं, और तीनों की तीनों आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित है, यानी एसटी के लिए रिजर्व सीट है। और ये पूरी बेल्ट जो है वो आदिवासी बेल्ट है। इसके बगल में पंचमहल जिला है जिसमें गोधरा सीट आती है। इसके अलावा दाहोद जिला है जिसकी 6 में से 5 सीटें जो है वो आदिवासियों के लिए आरक्षित है, जो पूरा आदिवासी बेल्ट है, नर्मदा के किनारे किनारे का हिस्सा है। और यहाँ जो है लोगों में शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाओं को लेकर के बड़ी आकांक्षाएं रही हैं। हालांकि नर्मदा के पानी से बड़ा फायदा भी हुआ है, तो इस तरीके से यहाँ पर ट्रेडिशनली ये कांग्रेस के वोटर माने जाते रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि चुनाव से ऐन पहले मोहन सिंह राठवा, जो यहाँ के इलाके के मोहन सिंह जेठवा, जो बड़े ही दिग्गज नेता थे, कांग्रेसी नेता, उन्होंने पाला बदल लिया और वो बीजेपी की तरफ आ गए। बार बार रैलियां इस क्षेत्र में हुई है तभी सभी प्रमुख नेताओं की, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, और उन्होंने इस बात की चर्चा की है कि किस तरह उनकी पार्टी आदिवासियों के विकास के लिए, उनके क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है। ये पूरा इलाका जो है, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जो यहाँ की सीटें हैं, 3 सीटों में से 2 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा था, 1 सीट भाजपा के पास थी। और यही हाल ट्राइबल बेल्ट में, जैसे आपने उत्तर गुजरात की बात की, तो साबरकांठा की भी जो वो सीटें हैं, जो ट्राइबल सीटें हैं, उस पर कांग्रेस ट्रेडिशनली जो है वो अच्छा परफॉर्म करती आ रही थी। लेकिन इस बार भाजपा को बहुत उम्मीदें हैं। बार बार चर्चा की गई है आदिवासियों के लिए किए गए कामों की, और जो प्रमुख मुद्दे हैं उनको लेकर के आदिवासी। और एक चीज और बता दें कि यहाँ लोगों में उत्साह इतना जबरदस्त था कि दोपहर 12 बजे तक जो छोटा उदयपुर के जो मतदान प्रतिशत था वो पूरे गुजरात के मतदान प्रतिशत से 5% अधिक था। तो यहाँ लोग बहुत उत्साह के साथ वोट डाल रहे थे। सुशील जी, चुनाव आयोग के आखिरी आंकड़े हैं, उसके हिसाब से जो आदिवासी बहुल इलाके थे वहाँ ज्यादा मतदान हुआ था कंपैरेटिवली बाकी इलाकों से। क्या लगता है आपको? आदिवासी बहुल इलाकों में सामान्य तौर पर दूसरे इलाकों से ज्यादा मतदान होता है। उनके जो मुद्दे होते हैं वो चूंकि उनकी रोजमर्रा से जुड़े हुए जिंदगी के मुद्दे होते हैं, उनके स्टेक्स बहुत हाई होते हैं, जिसे हम कहते हैं, दूसरे शहरी क्षेत्रों और इनके मुकाबले। तो स्वाभाविक तौर पर उनका मतदान भी प्रतिशत भी ज्यादा होता है। हालांकि पिछले चुनाव की तुलना में कम मतदान प्रतिशत इस बार देखा जा रहा है, और इस ट्रेंड को लेकर के अलग अलग व्याख्याएं हो सकती हैं। जो सत्तारूढ़ दल है वो इसे अपने पक्ष में भी मान सकता है कि लोग परिवर्तन को लेकर के उतने उत्सुक नहीं है, तो वहीं जो विपक्ष है वो भी ये दावा कर सकता है कि लोग जो है वो उबे हुए हैं, वो जो है सरकार को वोट डालने के लिए बहुत उत्सुक नहीं है। तो इसकी अलग अलग व्याख्याएं संभव हैं। सुशील जी, एक सवाल और बनता है कि नरेंद्र मोदी ने पिछले 2017 के चुनावों की तुलना में इस बार कम रैलियां की हैं, हालांकि 50 किलोमीटर का रोड शो किया। आप इसको कैसे देखते हैं?
इसको आप इस तरीके से देखिए कि एक बड़ी ऊर्जा जो है वो सभी पार्टियों के नेताओं की और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की वो हिमाचल में लगी हुई थी। तो ये जरूर आप कह सकते हैं कि समय की ऐसी परिस्थिति बन गई थी कि वो समय कम मिला, लेकिन उसको भरपाई जो है वो ताबड़तोड़ रैलियों से की गई। 50 किलोमीटर लंबा रोड शो अभी तक प्रधानमंत्री ने कभी नहीं किया था, तो आप इस नाते से देखें कि कई रैलियों की भरपाई उससे हो गई। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री सहित तमाम दिग्गज नेता और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे मंत्री लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो सिर्फ प्रधानमंत्री को आप देखें तो उनकी एक दो सभाएं कम नजर आ सकती हैं, लेकिन अगर आप बीजेपी का प्रयास देखें तो न केवल यूपी मॉडल यहां पर गुजरात में दिखाया गया, बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ सभाएं हुई। कई प्रमुख बीजेपी नेताओं ने यहां पर डेरा डाल रखा, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने और मंत्रियों ने लगातार घर घर जाकर संपर्क किया। तो आप देखें कि उसको कहीं से भरपाई की भी कोशिश पार्टी की तरफ से की गई, और यही हाल कांग्रेस का रहा, जिन्होंने अपने जो कैंपेन का पैटर्न है उसको थोड़ा चेंज किया। प्रमुख बड़े नेता नहीं आए, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जो अध्यक्ष हैं, उसके अलावा युवा नेता कन्हैया कुमार और इस तरीके के दूसरे नेता जो उनकी पार्टी के हैं, वो लगातार स्थानीय मुद्दों को लेकर के रैलियां करते रहे। आम आदमी पार्टी के नेता भी लगातार रैलियां करते रहे, तो प्रचार बहुत जबरदस्त हुआ और इस नाते जो है हमें लगता है कि मुकाबला भी बहुत जबरदस्त। अगला सवाल अपर्णा से पूछते हैं कि इस दौर में कौन कौन से प्रमुख नेता थे, कौन कौन से बड़े लोग थे, बड़े नामी लोग थे दोनों पार्टियों के, महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के, जिनकी किस्मत ईवीएम में दर्ज हो गई है। इस चरण में कुल 833 उम्मीदवार स्पर्धा में थे, जिनमें से 69 महिला उम्मीदवार थी। अगर हम इस चरण के उम्मीदवारों के ऊपर थोड़ा ध्यान दें तो पता चलता है कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उनके मंत्रिमंडल के 8 जितने जो मंत्री हैं वो चुनाव मैदान में थे। 2 कैबिनेट मंत्री भी शामिल हैं, ऋषिकेश पटेल और अर्जुन सिंह चौहान, जो विसनगर से ऋषिकेश पटेल चुनाव में थे और अर्जुन सिंह चौहान जो थे वो महमदाबाद सीट से चुनाव लड़ रहे थे। इनके अलावा भी भूपेंद्र पटेल सरकार के जगदीश विश्वकर्मा, कुबेर भाई डिंडोर, मनीषा वकील, मिनीषा बेन सुथार जैसे मंत्रियों थे, जिनको पार्टी ने फिर से दोबारा मौका दिया है। अगर एशिया की सबसे बड़ी डेयरी है बनास डेयरी, जिसके प्रमुख और पूर्व मंत्री रह चुके शंकर भाई चौधरी को भी इस बार पार्टी ने फिर से टिकट दिया था और वो थराद सीट से चुनाव जंग में थे। अगर हम कांग्रेस के और नेताओं की बात करें तो कांग्रेस के युवा नेता जिग्नेश मेवाणी, जो 2017 के चुनाव में काफी ज्यादा लोगों तक पहुंचे थे और काफी उनको फेम मिली थी, इस बार भी चुनाव में है। सुशील जी, संक्षेप में आखिरी टिप्पणी, कैसा रहा ये चुनाव? जी, चुनाव बहुत जबरदस्त रहा और हर बार की तरह जो है चुनाव आयोग ने बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन हमने एक चीज की कि युवा बहुत उत्साह में थे। और आज सुबह जो वडोदरा में मैंने देखा कि आधे घंटे पहले से लंबी लाइनें, कतारें लग गई थी। तो ये बात ठीक है कि मतदान प्रतिशत उतना अधिक नहीं रहा, उसके तमाम अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन युवाओं में बड़ा उत्साह देखा गया और वो अपने मताधिकार को लेकर के बहुत जागरूक दिखे। इसी तरीके की जो पॉलिटिकल फाइट है वो भी बहुत इंटेंस नजर आ रही है और ये ऐसा चुनाव है जिसके बारे में कोई भी दावे के साथ नहीं कह सकता कि कौन जीतेगा। खासकर मैं पर्टिकुलर अपनी अपनी सीटों की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल एक परसेप्शन अलग है लोगों का, ओवरऑल आकलन एक अलग है, लेकिन किसी भी सीट पर, क्योंकि हर सीट पे अब मुकाबला जो है वो कई जगह 2 ध्रुवीय है और कई जगह त्रिकोणीय मुकाबला है, तो कुल मिलाकर के चुनावी मुकाबला बहुत जबरदस्त रहा। अपर्णा, संक्षेप में आखिरी टिप्पणी। आज के दिन के जो मतदान हुए उसमें कई सारे विशेष मतदाताएं भी थे, जिसमें हम कह सकते हैं कि मतदाताओं के बीच में बहुत सारा उत्साह था। कोई ऑक्सीजन बोतल के साथ कि कोई कीमोथेरेपी लेने से पहले मतदान केंद्र में खुद जाके उन्होंने वोट डाले और युवाओं के सामने बहुत अच्छी मिसाल खड़ी की। और इसके अलावा कई सारे लोग ऐसे थे जो शादी से पहले ही मतदान बूथ पे आए और उन्होंने भी अपना वोट डाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी खुद दिल्ली से आके यहाँ पे रानी के क्षेत्र में वो सुबह सुबह ही आके उन्होंने वोट डाला और गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सभी नेताओं ने भी इस चरण में अपना योगदान दिया और मैंने जैसे बोला कि युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिला। गुजरात के चुनावी समीकरणों पर, चुनावी हालत पर, चुनावी स्थिति पर आप दोनों ने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत अच्छी चर्चा की। आप दोनों का अपर्णा और सुशील चंद्र तिवारी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे गुजरात में दूसरे दौर के विधानसभा चुनाव पर परिचर्चा, जिसमें भाग ले रहे थे क्षेत्रीय संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी और अपर्णा देसाई। परिचर्चा का संचालन किया उमेश चतुर्वेदी ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। कार्यक्रम को फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।